नमस्कार दोस्तों। एक गजल है। एक नन्हा सा दिया था और उजाले की सदा थी। एक नन्हा सा दिया था और उजाले की सदा थी। एक तरफ आंधी के तेवर, एक तरफ तेरी दुआ थी। उड़ गए आकाश में सब और लौटे ही नहीं फिर। हर परिंदे को पता था क्या दरख्तों की व्यथा थी, क्या दरख्तों की व्यथा थी। तो यह कमोबेश हालात हैं और यह कविता है अशोक रावत जी की। अशोक रावत जी एक पूर्व अधिकारी हैं और बहुत अच्छे लेखक और बड़े संजीदा व्यक्तित्व हैं। उन्होंने एक कविता लिखी और कविता क्यों लिखी, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं। हम बात करते हैं कि नया साल है और नए साल की स्थिति में हम आपके साथ अच्छी बात करें, यही हम सोचते थे और यही सोचते हुए आपसे बात कर रहे हैं कि ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल 2023 जो आ चुका है, यह पूरा साल आपके लिए सुख प्रसन्नता लेकर के आए। आपको कहीं पर कोई दिक्कत न महसूस हो और जिन चीजों को लेकर आप परेशान हैं वो दूर हो। चाहे इसी नाम पे दूर हो कि 9 राज्यों के चुनाव हैं तो शायद सरकार जीते, शायद इस पर चिंतन करें, क्योंकि जो दशा हुई है पिछले सालों में वो हम सबके लिए एक अपने आप में दर्द है। और उस दर्द पे हम बात करें तो आप सिंपल सी बात करते हैं, पिछले एक साल में क्या हुआ है वही देख लीजिए। गुजरा साल 2022, उसमें आप ये देखेंगे तो उसमें जिस तरह की स्थितियां हुई, घर के गैस का सिलेंडर जो 890 से 99 रुपए के बीच में मिलता था, वो सिलेंडर 1055 से लेकर 1080 तक मिल रहा है, यानी तकरीबन 1100 पहुंच रहा है। तो ये आप समझिए, यह दशा है। पेट्रोल के दाम एक साल में जिस तरह से बढ़े हैं, जबकि पेट्रोलियम जो कच्चा वो है तेल है, उसके दाम इतने घटे हैं कि हर पेट्रोल के 1 लीटर में 12 से 15 रुपया आसानी से घटाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार वो नहीं करती है। तो उसमें जो पेट्रोल था 90 रुपए के करीब था, 95 तक था, वो हमें 98 तक मिला। तो आपने ये देखा। इसके बाद इसी तरह कमोबेश डीजल की स्थिति है। तो डीजल भी इसी तरीके से 3 से 4 रुपए महंगा हुआ। यह देखिए, सोयाबीन की बात करें, आटे की बात करें, जो कुकिंग में तेल यूज होता है, खाने वाले खाद्य तेल हैं, उसकी बात करें तो आप एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जो सोयाबीन का तेल था वो 150 रुपए के आसपास होता था और अब वो 165 रुपए के आसपास। आटा, जो हम आटा रेगुलर खाते हैं, गेहूं का आटा, सामान्य गेहूं का, वो 25-26 रुपए में होता था और वो अब 33 से 35 रुपए के बीच में। तो यह स्थिति है, आप समझिए तकरीबन 23% से 25% के बीच बढ़ा है। इसके बाद आइए, ये सिर्फ 1 जनवरी से और 30 दिसंबर के दाम आपको बता। जो अरहर की दाल, जिससे तुअर दाल कहते हैं और दाल चावल कहा जाता है, जब आप गांव में जाएंगे तो कहेंगे दाल भात खा लेते हैं, तो उसकी स्थिति क्या है। जो जनवरी में चावल, जो साधारण वाला चावल है, वो चावल 30 से 35 रुपए था, वो चावल अब 35 से 40 रुपए के बीच में। यह आप समझ लीजिए। जो अरहर की दाल है वो 100 रुपए के आसपास होती थी, वो 120 से 125 रुपए के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं, टमाटर, प्याज, आलू, ये किसी की भी बात कर लें, इन सब के भी दामों में कमोबेश इसी तरीके से बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी करीब करीब 45% तक बढ़ेगा, 45%। तो आप समझिए, इसके बाद में इसी तरीके से प्याज का है और चीजों के सबके दाम
10 से 15% बढ़े हैं। इसके बाद आइए दूध और शक्कर की बात करें तो दूध और शक्कर में स्थिति यह है कि इसके 8% से लेकर के 10% तक दाम बढ़े हैं। आपने देखा ही है किस तरीके से लगातार बढ़ा है, तो यह समझिए। इसके बाद आइए सोना चांदी, इनकी यदि बात करेंगे तो इसके दाम में भी 15% से सोने में बढ़ोतरी हुई है और 10% के करीब चांदी में बढ़ोतरी हुई है, और ये हर साल हो रही है, ये नहीं है कि एक बार। इसके बाद दूसरी तरफ आपको जो वो होता था, होम लोन लेते थे और सब लेते थे, उसमें भी स्थिति है, इतनी भयंकर बढ़ोतरी हुई है। जो 6.5% में आपको मिलता था वो अब 8.9% की दर हो गई है। तो यह स्थिति हो गई 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच का अंतर। इसके बाद में महंगाई आप देख लीजिए, जनवरी में 6% की दर से बढ़ रही थी, अप्रैल में जो है करीब करीब 7.25% से ज्यादा हो गई थी, 7.79%, और उसके बाद इसी क्रम में बढ़ती जा रही। तो आप इसको एक चीज समझिए। और सरकार क्या कर रही है? सरकार की स्थिति है, नोट जो है उसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, डॉलर मोटा होता जा रहा है और नोट बेचारा पतला होता जा रहा है। उसकी स्थिति ये हो गई। ये वही नोट है जिसको लेकर के तमाम बातें कहते थे, कहा करते थे कि साहब हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे और ऐसे होगा। मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है, जो लड़ने के लिए सारी चीज की रेपो रेट और सब चीजों को लेके, उसकी आप स्थिति है। इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की बात होती तो वो है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की जो मैकेनिज्म है उसमें आप महंगाई होती। तो जहां पर भी आप देखिएगा आपको लूटने की बात होती है। और ये तब स्थिति होती जब भारत सरकार कहती थी कि साहब काला धन हम खत्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नकली नोट खत्म कर रहे हैं। तो हुजूर ये जान लीजिए, स्विस बैंकों में सिर्फ 2 साल के भीतर स्विस बैंकों में भारतीयों का जो पैसा है वो 50% से अधिक बढ़ गया, 50% से अधिक, जो कि पिछले 14 साल के उसमें यदि बढ़ोतरी का स्तर देखें तो उच्चतम स्तर पर है। तो काला धन है, सफेद धन है, क्या धन है भैया, स्विस बैंक में कौन जमा करता है, आप समझ लीजिए। तो स्विस बैंक में 50% से अधिक बढ़ गया। जो ये सरकार कहती थी हम विदेशों से काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो ये स्थिति है। इसी तरीके से नकली नोटों का कारोबार जिस तरह से बढ़ा है उसको आप समझिए। और स्थिति क्या हो रही? स्थिति ये हो रही है, भारत भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचारी देशों की यदि बात करें तो भारत भ्रष्टाचारियों में अब 85वें स्थान पर है, 85 नंबर पे है। आप समझिए इतना बड़ा भ्रष्टाचारी देश हो गया है, जो हमारा 50 से नीचे हुआ करता था। तो आज भ्रष्ट देशों में हम शुमार हैं दुनिया के। तो यह भी समझ लीजिए, स्विस बैंक का आपको बता दिए। नकली नोटों में कितना भयंकर इजाफा हुआ है। यदि आप नकली नोटों के देखेंगे तो आप यह समझिए कि इस देश के अंदर इतनी बड़े नकली नोट कहीं नहीं होते। इसके बाद में चलन से नोट गायब, और जो चलन से नोट गायब है वो तकरीबन 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। और भारत सरकार ने सिर्फ 5 साल में इन पूंजीपतियों ने जिन्होंने कर्ज लिए बड़े बड़े और उसके बाद में सरकार को वापस नहीं किए, उनके 10 लाख करोड़ से अधिक माफ कर बट्टे खाते में। अब आप समझिए, एक तरफ 10 लाख करोड़ बड़े बड़े लोगों का माफ कर दिया जाता है, एक तरफ 10 लाख करोड़ के आसपास के नोट नकली हैं इस देश में। और ऐसी स्थिति में देश है, यह तब स्थिति है जब नोटबंदी करने का जो एक बहाना दिया जाता है कि साहब काला धन खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे, टेरर पर करेंगे। तो साहब सबसे ज्यादा टेररिस्ट घटनाएं पिछले सालों में। तो यह जान लीजिए कि यह स्थिति हुई है। और यह तब हुआ है जब कोविड काल चल रहा था, कश्मीर में पूरा 1.5 साल कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। इसके बाद यह, आप बताइए कौन सी ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद आइए, हालात इतने बिगड़ गए कि आज
आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और गरीब की स्थिति तो इतनी बुरी हुई कि दिहाड़ी मजदूरों की तो हालत यह हो गई कि 7 साल में 3 गुना बढ़ गए, 3 गुना दिहाड़ी मजदूर जो हैं उनके आत्महत्या के आंकड़े। यानी वो अपने बच्चों को कहीं से भी खाना खिला पाने की स्थिति में नहीं आए। और यह स्थिति तब है जब भारत सरकार कहती है कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो का अनाज दे रहे हैं। राइट टू फूड एक्ट जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह सरकार में लाया गया था, जिसके कारण आज गरीबों को दिया जा पा रहा है, उसके तहत 81 करोड़ यानी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिलाने की बात की। आप समझिए, अनाज में स्थिति और हो, जो अनाज में मोटे अनाज भी आपको मिला करते थे वो बंद हो गए, क्योंकि मोटे अनाज का धंधा अदानी करने लगे। तो अदानी करने लगे तो इसलिए मोटे अनाज के धंधे का एकाधिकार अदानी के हाथ में सौंप। तो साहब ये हुआ, मजदूर जो तकरीबन 15,700 के आसपास आत्महत्या कर रहे थे 2014 में, उनकी संख्या 42,000 से ऊपर हो गई है। और ये रिपोर्टेड आइटम है, 2021 तक का आंकड़ा है, अभी 22 का और इजाफा हुआ है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में हर घंटे में कितनी आत्महत्याएं होती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और भारत की स्थिति यह कि भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति, युवा जिसे कहते हैं, आत्महत्या कर रहा है। भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। यह दशा है। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की। और युवाओं की आत्महत्या की स्थिति यह है कि आप सोचिए, वो आत्महत्या कर रहे हैं जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी है। और दुनिया में जो आत्महत्या करते हैं साल भर में, उसका पूरी दुनिया के 195 देशों का, 98 देशों का यदि आंकड़ा है, तो उसके मुताबिक उन 198 देशों में आत्महत्या करने वाले 8 लाख होते हैं। लेकिन सिर्फ भारत में 2.25 लाख लोग आत्महत्या करते। पुरुषों में आत्महत्या के मामले अधिक आते हैं। यदि बच्चों के मामले में 18 साल से कम उम्र के लोगों के आत्महत्या करने के मामले में देखेंगे तो बेटियां जो हैं वो ज्यादा आत्महत्या करने वाली होती है, और वो तकरीबन 5,600। और जो लड़के हैं वो करीब 5100। वहीं यदि हम 18 साल से 30 साल की बात करेंगे तो लड़कों की आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो तकरीबन 80,000। जो लड़के हैं आत्महत्या करने वाले, उनकी संख्या जो है वो 38,000, और लड़कियों की जो है वो तकरीबन 19,000, 18 से 30 साल। इसके बाद में जो 30 साल से 45 साल के युवा हैं, उनकी जो संख्या है उसमें 41,000 लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, युवा आत्महत्या कर लेते हैं। और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो तकरीबन 12,000 आत्महत्या करती हैं। यह आंकड़े। इसके बाद आइए, यदि 45 साल से 60 साल की बात करेंगे तो वहां भी 25,000 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, और महिलाओं की संख्या यहां 5,600 है। यह आप समझिए। इसके बाद में यदि हम 60 साल प्लस की बात करते हैं तो 60 साल प्लस में भी पुरुष आगे हैं, और करीब 11,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं, और महिलाएं जो है वो 3,600 आत्महत्या करती हैं। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, अमित शाह के मंत्रालय के आंकड़े। इससे समझिए। तो इस तरह से, और सुसाइड के मामलों में जिस तरीके से बढ़े हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक,
यहां सबसे ज्यादा मामले आए हैं। और मौत के मामले में युवाओं का जो आंकड़ा है वो डरावना है। जिस तरीके से लगातार यदि युवाओं की बात करें 18 से 30 साल में, तो महिलाओं के मुकाबले पुरुष डबल है। तो यह भी एक है, इसका मतलब है युवा कितना हतोत्साहित हो गया। तो इस दशा में देश आ गया हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं। और जब आप इस स्थिति में खड़े हो तो आपको चिंता करनी पड़ती। इसलिए आपसे कहते हैं, तो इतने भयावह स्थिति हो गई हो तब याद आता है कि राहुल गांधी जो बताते हैं वो 100% सही बताते हैं। इस देश को इस स्थिति में ढकेल दिया गया है कि दिग्भ्रमित है, परेशान है, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। और जब युवा प्रौढ़ अपने आप को, अपने जीवन को अंधकार में देखता है और देखता है कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, रोटी नहीं खिला सकता और तमाम सारी चीजें हैं, तो आत्महत्या को गले लगाता है। इसे हमें रोकना है। हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि इस साल 2023 में हम सब मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि इस तरह की घटनाएं रुके और हमारा देश, दुनिया सब खुशहाल बने, महंगाई काबू हो। और इसके लिए सरकार से उम्मीद